हेलो एवरीवन। सो मैंने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो था आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड विद द रिवीजन ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, बट कुछ एक्स्ट्रा कुछ मटेरियल रह गए थे. इवन इफ़ यू स्किप दिस देर इज़ नो सच बिग प्रॉब्लम, बट मैंने सोचा कि क्यों ना रिवाइज कर लेते हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस. सो हम लोगों ने नॉन रिजिड रोटर्स के बारे में पढ़ा था. नॉन रिजिड रोटर्स में होता क्या है, सपोज आई हैव अ मॉलिक्यूल, अ डायटोमिक मॉलिक्यूल दिस वे. तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो बॉन्ड लेंथ होता है ना, दैट डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द रोटेशन. ठीक है, तो रोटेशन होते वक्त ना ये जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, वो चेंज होता रहता है. अब दिस इज़ वेरी ऑब्वियस. नाउ यू थिंक ऑफ अ रियल केस, कि रियल केस के बारे में सोचो तो यही चीज़ होना चाहिए, नॉन रिजिड रोटर ही होना चाहिए. क्यों? क्योंकि जब भी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रोटेट करता है ना, देन रोटेट करता है, देन इट अंडरगोज रोटेशनल मोशन. अब रोटेशनल मोशन है तो इसका मतलब देयर विल बी अ सेंट्रीफ्यूगल मोशन. ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, इट इज़ एन इनवर्ड फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एन आउटवर्ड फोर्स. तो अगर एक मॉलिक्यूल रोटेशन करेगा देन देयर विल ऑब्वियसली बी अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट, एक्टिंग इन द आउटवर्ड डायरेक्शन. अब इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से क्या हो रहा है, हमारा ये जो बॉन्ड लेंथ है ना दैट इज इंक्रीजिंग. ओके, सो नाउ रीड दिस एज रोटेशन इंक्रीजेज. जैसे जैसे हम रोटेशनल एनर्जी लेवल को इंक्रीज़ करते हैं वैसे रोटेशन जो है वो इंक्रीज़ होता है. उसके साथ साथ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है दैट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग. इसका मतलब द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस विल ऑल्सो इंक्रीज. ओके, गेटिंग द पॉइंट. सो अगर ये होता है तो क्या होता है, दैट मीन्स आवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज़ आई विल इंक्रीज. एंड अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करता है तो हमारा जो बी है दैट इज़ द रोटेशनल कांस्टेंट एंड द एनर्जी विल डिक्रीज. वाई सो? क्योंकि जो रोटेशनल कांस्टेंट है बी, उसका फॉर्मूला इज़ नथिंग बट h/8 pi² IC. ओके, व्हेन b इज इन सेंटीमीटर इनवर्स. ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर अप टू दिस. ठीक है, तो ये वाला जस्ट दिखाया गया है कि r² जैसे जैसे इंक्रीज़ करता है वैसे हमारा I यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज़ करता है, विच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रोटेशनल कांस्टेंट एंड EJ दैट इज़ नथिंग बट एनर्जी. सो इसका मतलब क्या होता है, जैसे जैसे हम नॉन रिजिड रोटर्स में एनर्जी लेवल को इंक्रीज़ करते जाएंगे वैसे वैसे जो एनर्जी गैप है ना वो धीरे धीरे घटता जाएगा. यानी द इंक्रीज विल नॉट बी दैट सिग्निफिकेंट एंड द मोमेंट इन विच हमारा जो नेगेटिव एनर्जी है, यानी डी के पहले, डी याद होगा आपको, इट वॉज सेंट्रीफ्यूगल कांस्टेंट, तो उसके पहले जो नेगेटिव साइन था, when this negative sign जैसे ही डोमिनेट कर जाएगा then your molecule will start disintegrating. ठीक है, ओके. सो नाउ वी विल सी एनर्जी गैप बिटवीन रिजिड रोटर्स. तो रिजिड रोटर्स का फॉर्मूला आई होप आप सबको याद होगा. इफ़ नॉट आई एम टेलिंग यू, इट इज़ नथिंग बट, इसका EJ का फॉर्मूला ऐसे दिया जाता था, इट इज़ नथिंग बट B J+1 माइनस D J² J +1 एंड +1 का स्क्वायर. ओके, ठीक है. ओके, सो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी ऑफ नॉन रिजिड रोटर्स. एंड डी क्या है यहाँ पे, डी इज़ नथिंग बट सेंट्रीफ्यूगल रोटेशनल कांस्टेंट. ठीक है, एज दिस कांस्टेंट इज अराइजिंग बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज़ द रीज़न. इसके पहले हम लोग रोटेशनल कांस्टेंट के पहले वी गिव अ वर्ड दैट इज सेंट्रीफ्यूगल. ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर. एंड अगर आप ट्रांजिशन करते हो EJ+1 यानी J+1 स्टेट से, सॉरी, इफ़ यू अगर आप कोई भी मॉलिक्यूल का ट्रांजिशन करते हो फ्रॉम J स्टेट टू J+1 स्टेट, तो उसका एनर्जी जो होगा, एनर्जी गैप जो होगा, दैट इज़ गिवन बाय दिस फॉर्मूला. ठीक है, ये आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो. ठीक है, सो फॉर इजी कैलकुलेशन यू कैन ऑल्सो लर्न दिस, बट इट्स अप टू यू, आप इसे इग्नोर भी कर सकते हो चाहो तो. ओके, नेक्स्ट वी हैव दिस, एंड दिस आई फाउंड इट लिटिल डिफरेंट. ये हम लोग ने नहीं पढ़ा है. दिस इज स्टार्क इफेक्ट. सो वी हैव रेड इन लोअर क्लासेस अबाउट स्टार्क एंड ज़ीमैन इफेक्ट. तो ये देखते हैं पहले कि स्टार्क इफेक्ट होता क्या है. स्टार्क इफेक्ट इज द स्प्लिटिंग ऑफ रोटेशनल लेवल इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, जब भी आपको ना रोटेशनल लेवल्स मिल जाते हैं, ठीक है, यानी यू गॉट द रोटेशनल स्पेक्ट्रा. अब आप उस सारे रोटेशनल लेवल्स को स्प्लिट कर रहे हो. कैसे स्प्लिट कर रहे हो? बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. देन यू कॉल इट स्टार्क इफेक्ट.
जब स्प्लिटिंग होता है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देन दैट इज नोन एज ज़ीमैन इफेक्ट. लेकिन यहाँ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट स्टार्क इफेक्ट. सो लेट अस सी अबाउट दिस. तो these are the general information. It was observed by J. Stark in 1913, which is fine. It is observed in atomic spectra of hydrogen. तो हमने यहीं पे पढ़ा था atomic structure class 11 में, right? Okay, so let us see the rotational lines may be shifted as well as splitted. तो इसकी वजह से क्या होता है, बिकॉज ऑफ स्टार्क इफेक्ट रोटेशनल लाइन्स शिफ्ट हो जाता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जब आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो नहीं प्रोवाइड किया था. एंड इट इज़ ऑल्सो स्प्लिटेड. जो एक लाइन था वो अभी 2-3 लाइन में स्प्लिट हो जाता है. ओके, नाउ कंसिडर अ रोटेटिंग लीनियर मॉलिक्यूल विद एंगुलर मोमेंटम टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. The field tends to twist the dipole and gives a faster rotation when the dipole oriented in the direction of the field and slower rotation when it is in the opposite to the field. यानी देखो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है एंड एज आई हैव टोल्ड यू कि रोटेशनली एक्टिव होने के लिए मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डाइपोल होना ज़रूरी है. ओके, नाउ व्हाट यू नीड टू कंसिडर अ रोटेटिंग लीनियर मॉलिक्यूल. यू कंसिडर अ लीनियर मॉलिक्यूल. लेट अस कंसिडर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल. ओके, linear molecule, and let us suppose it is a diatomic molecule and it is rotating, okay, with angular momentum to the electric field. ठीक है, the field tends to twist the dipole and gives a faster rotation. So ऐसे angular momentum to the electric field ऐसे connected है. Okay, now the field it tends to twist the dipole and gives a faster rotation. कब? when the dipole is oriented in the direction of field. यानी field का जो direction है positive negative direction, when it aligns with the direction of the dipole of the molecule, तब जो होता है ना the rotation is faster and the rotation is slower जब field का जो orientation है that is opposite to the orientation of dipole moment. समझ में आ रहा है? ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया मिल रहा है. लाइक इफ़ आई प्रोवाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड आई विल हैव दिस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड द नेगेटिव इलेक्ट्रोड. अगर मैं डाइपोल को ऐसे अरेंज करती हूँ, यहाँ पे द पॉजिटिव एंड यहाँ पे इट इज़ नेगेटिव, देन इट विल हैव अ फास्टर रोटेशन. ओके, बिकॉज द डाइपोल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलाइंड. लेकिन अगर मैं इसे ऑपोजिट ओरिएंटेशन देती हूँ, समथिंग लाइक दिस, then it will have a slower rotation. ठीक है, because the orientation is in the opposite direction. Okay, I hope इतना तक clear है. Now let's move further. The minor difference between the dipoles pointing in the two direction causes the splitting of energy levels. Now this difference, ये जो एक dipole it is along with the electric field and दूसरी तरफ dipole is oppositely oriented to that of the electric field. Now this, इसके वजह से क्या होता है ना, इसके वजह से splitting arises. ओके, नाउ लेट अस मूव फर्दर और देखते क्या होता है एक्चुअली. नाउ सी द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टिंग एंगुलर मोमेंट मे बी अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड और मे अपोज. ओके, एंगुलर मोमेंट का जो आपका डायरेक्शन है दैट कैन बी अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड और इट कैन अपोज. नाउ लेट अस सी, यहाँ पे ना यू हैव दिस, यानी इसका डाइपोल मोमेंट ऊपर जा रहा है. ठीक है, and this is your E external, that is the electric field which you have provided externally. So see it is aligning, ये दोनों आपस में align हो रहा है, right? Now let us suppose आपका जो dipole है it is oriented this way. So ये क्या हो रहा है, it is in opposite orientation. देखो the electric field and the dipole is in opposite orientation. तो कुछ ऐसे होता है, either the molecule is having the same orientation as that of the electric field or the polar molecule may have an opposite orientation to that of the electric field. ठीक है, अच्छा, here electric field and component of dipole interact with each other due to which splitting of energy level arised. अब यहाँ पे रोटेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है बिकॉज इट इज़ अलाइंड टुगेदर. ओके, एंड यहाँ पे जो है द थिंग विच आई एम मार्किंग विद वायलेट, यहाँ पे जो है वो रोटेशन स्लो हो जाता है बिकॉज द अलाइनमेंट इज ऑपोजिट टू ईच अदर. ठीक है, अब इसके वजह से ना रोटेशनल लेवल में चेंज आ जाता है, कहीं पे रोटेशन स्लो हो रहा है, कहीं पे फास्ट हो रहा है. सो अर्लियर जो रोटेशन सेम हुआ करता था बिकॉज देयर वर नो इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी वही रोटेशन इट इज गेटिंग स्प्लिटेड, राइट? सो दिस कॉजेज द स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी. ओके, नाउ देयर इज अ इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट दैट द रोटेशनल एनर्जी लेवल स्प्लिट अकॉर्डिंग टू देयर डीजेनरेसी. तो हम लोग ने डीजेनरेसी के बारे में पढ़ा है, वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट डीजेनरेसी. सो व्हाट इज इट? वो एक फार्मूला के जरिए दिया जाता है. दैट फार्मूला इज 2j+1 where j is the rotational quantum number. तो let us suppose j is 0, your degeneracy is going to be 0, and let us suppose j is 1, degeneracy is going to be nothing but 3, right? So degeneracy कुछ भी नहीं है, degeneracy is basically different states
हैविंग सेम एनर्जी, एज सिंपल एज दैट. ठीक है, स्टेट अलग होगा लेकिन द एनर्जी विल बी सेम. ओके, दिस इज नथिंग बट एनर्जेटिकली डीजेनरेट. ओके, सो आपका जो स्प्लिटिंग होगा ना, द नंबर ऑफ स्प्लिटिंग दैट विल बी इन अकॉर्डिंग टू द डीजेनरेसी. सो नंबर ऑफ डीजेनरेसी इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्प्लिट्स. ठीक है, अब देखते हैं J इक्वल्स टू 1. एज वी नो G यानी डीजेनरेसी विल बी 3 फॉर J इक्वल्स टू 1, यानी इट विल गेट स्प्लिट इंटू 3. यानी यहाँ का जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है दैट विल गेट स्प्लिट इंटू 3. समझ में आ रहा है, यहाँ का एनर्जी लेवल विल गेट स्प्लिट इंटू 3. फॉर दिस, फॉर J इक्वल्स टू 2 इट विल गेट स्प्लिट इंटू 5, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला में डालते हो दैट इज 2J प्लस 1, डीजेनरेसी कम्स आउट टू बी 5. J इक्वल्स टू 3 के लिए इट विल स्प्लिट इंटू 7, बिकॉज अगर आप फॉर्मूला में डालते हो देन इट विल, आपका जो डीजेनरेसी आता है दैट इज 7. दैट इज द रीजन वाई द एनर्जी लेवल विल गेट स्प्लिट इंटू 7. समझ में आ रहा है? फाइन. नाउ लेट अस सी, स्टार्क इफेक्ट कैन बी क्लासिफाइड इंटू 2 पार्ट्स. अब स्टार्क इफेक्ट को हम 2 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं. द फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट. लेट अस सी व्हाट इज दिस. इफ द डाइपोल मोमेंट हैव अ कंपोनेंट अलोंग द एंगुलर मोमेंटम, then first order Stark effect is observed. In this effect, the splitting of rotational level is directly proportional to the electric field. यानी if the dipole moment have a component along the angular momentum. ठीक है. So let us suppose I have angular momentum और उसके along है हमारा dipole moment, then what we see is first order Stark effect. And इसमें क्या होता है, ये जो splitting होता है rotational level का, it is directly proportional to the electric field. आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने एक्सटर्नली प्रोवाइड किया है उसके साथ साथ इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, इट इज़ ऑब्जर्व्ड फॉर सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स. ओके, तो ये जो फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट है दिस इज ऑब्जर्व फॉर सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स. दो दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम एग्जामिनेशन, बट स्टिल जो कि दिया हुआ है स्टडी मटेरियल में, आई एम डिस्कसिंग अबाउट दिस. ओके, सो एंड व्हाट आर सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल. सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल वो होता है जहाँ पे आपका जो IA है is not equals to IB and IC, and where IB is equals to IC. and symmetric top की भी आपको पता होंगे शायद, there will be 2 categories, one is prolate molecule and the other is oblate molecule. Okay, so prolate and oblate, these are 2 subtypes of symmetric top. ओके, नेक्स्ट इज सेकेंड ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बस ये याद रखना कि जो डाइपोल मोमेंट है दैट इज परपेंडिकुलर टू द एंगुलर मोमेंट. ठीक है, एंगुलर मोमेंट और डाइपोल मोमेंट दैट इज नॉट इन द सेम डायरेक्शन. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इट इज perpendicular to the angular momentum and the dipole moment is perpendicular. Okay, angular momentum and dipole moment is perpendicular, not in the same direction, not aligned in the same, they do not have a same component. Basically they do not have a same component. पहले क्या था, component same था, लेकिन अब क्या है, component अलग है. तो जब भी ऐसे होता है ना तब स्टार्क इफेक्ट ऑब्जर्व होता है एंड दैट स्टार्क इफेक्ट इज नोन एज सेकेंड ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट. ओके, एंड हियर व्हाट हैपेंस, यहाँ का स्प्लिटिंग जो होता है, यहाँ का स्प्लिटिंग ऑफ रोटेशनल लेवल इज प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर, यानी आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करी है उसका स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल होता है. एंड वेयर इज इट ऑब्जर्व्ड, इट इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल. इट एग्जिबिट सेकेंड ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट वेयर द डाइपोल मोमेंट इज परपेंडिकुलर टू द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूलर रोटेशन. तो आपका जो मॉलिक्यूलर रोटेशन है उसका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है उसके कंपोनेंट के साथ, मतलब इट इज परपेंडिकुलर टू द टोटल एंगुलर मोमेंटम कंपोनेंट. ओके, एंड दिस इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल. लीनियर मॉलिक्यूल यानी किस चीज़ को जस्टिफाई करना चाहिए, IA मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड IB एंड IC मस्ट बी इक्वल. ओके, नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी. माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं. द फर्स्ट एप्लीकेशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. ठीक है, द सेकेंड एप्लीकेशन. फर्स्ट एप्लीकेशन इज डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही दिस इज वन ऑफ द मेजर यूजेस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी. इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर. नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ. अब बॉन्ड लेंथ हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, यहाँ पे देखो, हम ना फ्रॉम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा वी कैन डिटरमाइन द बॉन्ड लेंथ ऑफ द मॉलिक्यूल. फ्रॉम रोटेशन स्पेक्ट्रा वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ B. इफ आई हैव रोटेशनल स्पेक्ट्रा, हमें पता है दैट उसके बीच का जो गैप है दैट इज नथिंग बट 2B. राइट, 2B है गैप. ठीक है, अब आई एम गेटिंग द स्पेक्ट्रा, दैट मीन्स आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 2B, इजंट इट. तो वहाँ से ना हमें B का वैल्यू मिल जाएगा. अब हमें B का वैल्यू मिल जाएगा, दैट सर्टेनली मीन्स कि हमें I का वैल्यू मिल जाएगा. राइट, इफ आई जस्ट पुट इट इन दिस फॉर्मूला आई विल गेट द वैल्यू ऑफ I. एंड जैसे ही मुझे I का वैल्यू मिल जाएगा, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेज अगेन, जैसे ही मुझे I का वैल्यू मिल जाएगा, आई नो दैट I इज़ नथिंग बट म्यू R स्क्वायर.
अब जो मॉलिक्यूल मैंने लिया है वो मॉलिक्यूल तो मुझे पक्का पता होगा कि ओके सो दिस इज द रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ सपोज HCl मॉलिक्यूल। तो HCl मॉलिक्यूल का रेड्यूस मास हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो आई नो द वैल्यू ऑफ आई हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ रिड्यूस्ड मास, तो उससे ना हम आराम से उसका बॉन्ड लेंथ जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। सो दिस एप्लीकेशन इज़ वेरी यूजफुल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस सी वन थिंग, लेट मी टेल यू कि रेड्यूस मास कैसे निकालते हैं, दो इट इज़ ईजी बट स्टिल आई एम टेलिंग इट टू यू। सो HCl है मॉलिक्यूल, ओके। अब एज आई टोल्ड यू रेड्यूस मास इज नथिंग बट m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ओके। तो आपने ना इसे निकाल लिया, ठीक है। आपने H का व्हाट इज़ द मास नंबर ऑफ H, इट इज़ नथिंग बट 1 यूनिट्स, तो आपने m1 की जगह यू राइट इट 1, यूज द कलर ब्लू, तो आप m1 की जगह राइट इट 1, m2 की जगह Cl का मास, सो Cl का मास इज नथिंग बट 35.5, यू राइट इट 35.5, ओके। उसके बाद m1 प्लस m2, सो दिस गिव्स यू 36.5, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका आंसर जो है इट विल कम इन यूनिट, ओके, इट विल कम इन यू, ठीक है। लेकिन हम इसे यूनिट में नहीं छोड़ सकते, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सम मेजरेबल टर्म्स, यू नो, मास को जिस टर्म्स में मेजर करते हैं वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू दैट। नाउ डू यू नो वन थिंग, 1 यूनिट इज नथिंग बट 1/Na ग्राम, ओके, दिस मस्ट बी केप्ट इन माइंड, 1 यूनिट इज नथिंग बट 1/Na ग्राम, ओके, 1 यूनिट इज नथिंग बट 1/Na ग्राम, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, वी कैन सिंपली डिवाइडेड बाई Na, Na क्या है, Na इज नथिंग बट एवोगैड्रो नंबर। तो जैसे आप इसे एवोगैड्रो नंबर में डिवाइड करोगे, आपका ये जो रिड्यूस मास है इट विल कम आउट इन ग्राम्स, ठीक है, इट विल कम आउट इन ग्राम्स एंड दस यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ R फ्रॉम दिस रिलेशन, दिस फॉर्मूला I इक्वल्स टू म्यू R स्क्वायर, ओके। सो हम क्या है ना, सो दस वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ R, ओके। नेक्स्ट दैट इज इंटरनल रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। By the help of rotational spectroscopy, we can study the internal rotation of a molecule because internal rotation of a molecule depends or vary with rotational potential energy. Internal rotation जो है मतलब जैसे कि आपने वो पढ़ा होगा ना, eclipsed and गॉश स्ट्रक्चर, एक्लिप्स स्ट्रक्चर, स्टैगर्ड, जब हम लोग ने न्यूमैन प्रोजेक्शंस पढ़ा है देन वी हैव रेड अबाउट दैट। सो वहाँ पे हम क्या करते थे, हम वहाँ पे रोटेट करते थे, रिमेंबर डाइहेड्रल एंगल देखते थे हम लोग, ठीक है, वहाँ पे हम रोटेट करते थे। लाइक सपोज यहाँ पे ऐसा कुछ है, दिस इज़ अ कार्बन एंड दिस इज़ अ कार्बन, सो दिस एंड दिस, एंड लेट अस सपोज आई हैव दिस इज़ अ स्टैगर्ड स्ट्रक्चर, this and this, so this is nothing but staggered, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है दिस इज़ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म, एंड लेटर ऑन देन आप 60 डिग्री रोटेट करते हो, देन इट कम्स टू इक्लिप्स्ड फॉर्म अगेन। लेट अस सपोज ऑल द ब्लू मॉलिक्यूल्स आर सेम एंड ऑल द रेड मॉलिक्यूल्स आर सेम, ठीक है, ये तीनों सेम है एंड यहाँ पे ये जितने भी सारे ब्लू है ये सारे सेम है, ओके। सो यहाँ पे आप देखते हो कि जैसे जैसे आप 60 डिग्री में रोटेट करवाते हो वो किस फॉर्म में सबसे ज़्यादा स्टेबल है, विच इज़ द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, देन यू प्लॉट दिस ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हो कि पोटेंशियल एनर्जी कब सबसे मिनिमम है, एंड देन यू फाइंड दैट व्हेन इट इज़ इन द स्टैगर्ड फॉर्म देन द पोटेंशियल एनर्जी इज़ मिनिमम। यू हैव रेड अबाउट दिस राइट इन द न्यूमैन प्रोजेक्शन इन योर स्टीरियोकेमिस्ट्री, मतलब जब आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ा था, ठीक है। तो अब ना ये जो इंटरनल रोटेशन है मॉलिक्यूल का ये भी हमें पता चलता है, ठीक है, by this microwave spectroscopy यानी rotational spectroscopy. So with the help of rotational spectroscopy we can study the internal rotation of a molecule because this internal rotation of a molecule depends or vary with rotational potential energy, क्योंकि ये ना rotational potential energy के ऊपर depend भी करता है और vary भी करता है, ठीक है। Okay fine. So अब आगे बढ़ते हैं। Here take an example of 1,1-trifluoroethane. So this is nothing but 1,1-trifluoroethane and study the effect of internal rotation. The potential energy of the system depends upon the rotational angle. So with the help of microwave spectra we can study the internal spectra. Yes obviously potential energy of the system ये किस पे डिपेंड करेगा, जो आपका जो डाइहेड्रल एंगल है, ठीक है, इट विल डिपेंड अपॉन द रोटेशनल एंगल, यू कॉल इट डाइहेड्रल और रोटेशनल एंगल, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। और ये विद द हेल्प ऑफ माइक्रोवेव वी कैन स्टडी द इंटरनल स्पेक्ट्रा। अब ये जो इंटरनल स्पेक्ट्रा है ना ये हमें
किसके ज़रिए पढ़ सकते हैं? वी कैन स्टडी इट थ्रू माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम. सो दिस इज़ अनदर एप्लीकेशन. चौथा एप्लीकेशन आ गया, दैट इज़ अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स. अब आपने इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्सटीट्यूशन पढ़ा है फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, राइट. सो हम लोग ने क्या देखा था कि जैसे जैसे हम हेवियर आइसोटोप के साथ रिप्लेस करते जा रहे हैं वैसे हमारा आई जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, बी डिक्रीज़ कर रहा है. एज अ रिजल्ट हमारा जो बी डिक्रीज़ कर रहा है, जो कि तो हमारा जो स्पेक्ट्रल लाइन्स है वो हमें पहले जहाँ पे मिलता था उससे नज़दीक एरिया में मिल रहा है, राइट. तो ऐसे ना वी कैन लोकेट द आइसोटोप, दैट लाइक विच आइसोटोप इज abundant in this molecule. Like we have also read about the abundance of isotopes, जहाँ से we were finding out the average atomic masses of an atom. तो उसी तरीके से since each molecule possesses a unique moment of inertia depending on a particular isotopic nuclei present, so this moment of inertia depends on the isotope of the nuclei present. So वहाँ से ना, so from the relative intensity of the spectral lines, हम वहाँ का relative intensity देख के by judging that relative intensity we can tell about the abundance of the isotope, okay, that can be obtained. And microwave technique is also useful in locating the position of isotopic substitution within a molecule. Like we have a molecule, so we can locate the position कि okay इस position में isotope has been substituted, ठीक है. So microwave spectroscopy has it is useful in for finding the abundance of isotopes as well. Now last is inversion, not the last, sorry, the fifth one is inversion of NH3 molecules, pyramidal inversion of NH3. Now this is very interesting. So NH3 क्या होता है ना, we have read like it has an umbrella structure, ठीक है. तो ये क्या कर जाता है, ये फ्लिप कर जाता है. लाइक जस्ट लुक एट दिस, ये ऐसा ना, ये फ्लिप कर जाता है, ठीक है. सो एज वी नो दैट NH3 मॉलिक्यूल हैज पिरामिडल शेप एंड इट इज़ नॉन रिजिड मॉलिक्यूल. सो याद रखना दिस मॉलिक्यूल ना, इट इज़ नॉट रिजिड. जैसे कि इफ़ आई टॉक अबाउट CH4, इट इज़ रिजिड, ओके. CH4 रिजिड ही रहेगा, आप उसे ऐसे करके अम्ब्रेला जैसा ऐसे पलट नहीं सकते हो. बट इन द केस ऑफ NH3 इट इज़ अ नॉन रिजिड मॉलिक्यूल, इट flips, okay, remember this, it flips, it is a non-rigid molecule. And the non-rigidity has its pronounced effect on the spectrum of NH3 molecule. अब ये जो non-rigidity है ना, इसका effect spectra में भी पड़ता है because this is an example of a non-rigid molecule. We know that pyramidal inversion is present in NH3, that is NH3 molecule convert into equivalent configuration in such a way that both parts are mirror image to each other. This type of inversion is called pyramidal inversion, ठीक है. So NH3 molecule में pyramidal inversion persists and thus it is a non-rigid molecule. और ये हमें कहाँ से पता चलता है? This can be seen by microwave spectroscopy, ठीक है. Okay, now let me tell you another thing also. इसका ना एप्लीकेशन थोड़ा सा स्टीरियो केमिस्ट्री में भी होता है. लाइक दे कैन ट्रिक यू विद दिस क्वेश्चन. दे गिव यू समथिंग लाइक यहाँ पे N है एंड यू हैव दिस लोन पेयर एंड दे जस्ट सब्सटीट्यूट यू. लाइक कुछ यहाँ पे ऐसे CH3 हो गया, यहाँ पे दे हैव समथिंग लाइक दिस and यहाँ पे they have something like this and then they will see like okay now tell me whether this is optically active or optically inactive. तो आप देखोगे कि ओके ऊपर लोन पेयर है और N के साथ जो तीनों ग्रुप अटैच्ड है, तीनों ग्रुप अलग अलग है. सो यू विल जस्ट टेक इट एज ओके सो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल. बट दैट विल नॉट बी द केस, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक इन्वर्शन होता है. दैट इन्वर्शन इज पिरामिडल इन्वर्शन. अब ये ना सोच लो ये आपका R है, ठीक है. आई जस्ट मैंने कुछ देखा हुआ का नहीं है, आई जस्ट मैंने रैंडमली बैठा दिया. लेट अस सपोज दिस इज R. तो ये इन्वर्शन के बाद ना इट विल बी S. सो द कॉन्फिगरेशन ना बदल जाएगा, ठीक है. सो ये पिरामिडल इन्वर्शन की वजह से क्या हो रहा है, आपका जो है वो कॉन्फिगरेशन बदल जा रहा है. एंड एज आई टोल्ड यू, ये ऐसे N के साथ जो मॉलिक्यूल रहता है ज़्यादातर इट हैज़ पिरामिडल इन्वर्जन, ठीक है. पिरामिडल इन्वर्जन होता है वहाँ पे. पिरामिडल इन्वर्जन होने की वजह से दो अलग अलग कॉन्फिगरेशन के मतलब दो अलग अलग कॉन्फिगरेशन में भी एग्जिस्ट करता है ये एक मॉलिक्यूल. दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड इट इज़ एन अकायरल मॉलिक्यूल. समझ में आ गया होगा. सो बेसिकली इट इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव. ये चीज़ दिमाग में रखना है, ओके. Now, sixth part. By the help of Stark effect, we can easily calculate the dipole moment of the molecule. हम क्या करेंगे, स्टार्क इफेक्ट अप्लाई करेंगे. स्टार्क इफेक्ट के जरिए आई कैन कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट. याद करो, अगर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इफ द डाइपोल मोमेंट इज अलाइंड देन द रोटेशन इज इंक्रीज्ड. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डाइपोल मोमेंट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन देन द रोटेशन इज डिक्रीज. तो ऐसे स्प्लिट होगा एंड वहाँ पे कुछ ना कुछ टेक्निक हुआ होगा जहाँ से यू कैन कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट. सो दिस इज अनदर application of microwave spectroscopy. So I hope the entire thing is clear about microwave spectroscopy. There is a topic which I didn't discuss.
वो था आपका लाइक सिमेट्रिक टॉप, एसिमेट्रिक टॉप, प्रोलेट, ऑब्लेट एंड लीनियर मॉलिक्यूल, ये सब के बारे, लीनियर टॉप या linear molecule, something like that. So I didn't discuss about this, so you can refer to any other YouTube videos for this. And let me see, if I can, I will certainly bring up a video जहाँ पे मैं ये सब के बारे में डिस्कस करूँगी. Okay, so thank you so much, have a good day. Okay, and keep revising. Thank you.